हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें इससे हम जानेंगे हिंदी का जो विकास क्रम क्या है, हिंदी भाषाओं में जो है कितने नंबर पे आती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाषाओं का विकास क्रम। ठीक है। तो भाषाओं का विकास क्रम देखेंगे अगर, तो सबसे प्राचीन भाषा जो हमारी है वो संस्कृत होती है। ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। इसके बाद आपका आता है पाली भाषा। पाली के बाद आपका आता है प्राकृत भाषा। प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश का विकास हुआ। तो ये है विकास क्रम भाषाओं का। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा का निर्माण हुआ। ठीक है। तो आप हिंदी भाषा की तो निर्माण तो हो गया, आप इसमें किस लिपि में लिखेंगे। तो ये हमारी जो हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि जो है वो आपकी क्या है, देवनागरी। ये तो लिपि के बारे में। ठीक है। अब जानेंगे हिंदी जो है क्या पूरे भारत में हिंदी बोली जाती है या फिर कुछ जगह पे। ठीक है। तो हिंदी जैसे हमारे इंडिया में लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है। सारे इंडिया में हिंदी नहीं चलता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग लैंग्वेज है। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। क्योंकि अगर पूरे इंडिया में बोली जाती तो एक सिंगल लैंग्वेज अगर पूरे इंडिया में बोली जाती तो हमारी राष्ट्रभाषा हो जाती, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं बोली जाती, जिसकी वजह से हमारी क्या राष्ट्रभाषा नाम की राजभाषा है। ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा। ये हमारे संविधान संविधान के भाग 17 भाग 17 अध्याय प्रथम अध्याय फर्स्ट और आपकी धारा जो है 343 आई। संविधान के भाग 17 अध्याय फर्स्ट और धारा 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया है। तो संविधान के अकॉर्डिंग हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा। संविधान हिंदी को राजभाषा घोषित करते हैं, इसलिए ये राजभाषा है। ठीक है। ये तो हो गया। 14 सितंबर को हिंदी हिंदी का जो है राजभाषा बताया गया था संविधान में, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो अगर हिंदी दिवस के बारे में बात करेंगे
हिंदी दिवस दो होता है, आपका राष्ट्रीय एक अंतरराष्ट्रीय कहेंगे या उसको कहेंगे विश्व। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका जो होता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को हम हिंदी राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ये तो हो गया। अब जानेंगे हम हिंदी जो है हमारे उत्तरी भारत में कहाँ कहाँ पे हिंदी बोली जाती है, इसके बारे में जानेंगे। इसको हम हिंदी बेल्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ये हिंदी बेल्ट जो हमारा है, उत्तरी भारत का 10 प्रांत ऐसा है जहाँ पे मैक्सिमम आपका हिंदी यूज होता है, ठीक है। तो कौन कौन सा, पहला आपका HR हो जाएगा, HR मीन्स हरियाणा। उसके बाद SP आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, UP, झारखंड। कितना हो गया टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कोई बच रहा है, एक आपका जो दिल्ली बच रहा है, दिल्ली में भी हिंदी अधिकतर यूज होती है। तो ये 10 प्रांत ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया के जहाँ पे मैक्सिमम जो है हिंदी यूज होता है, ठीक है। इसलिए ये जो रीजन पूरा होता है तो ये हिंदी बेल्ट कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे हिंदी बेल्ट हो गया कहाँ कहाँ हिंदी बोली जाती है, आपको इंडिया में पता चल गया। अब हिंदी तो एक मेन भाषा है, इसकी कुछ उपभाषाएं भी है। हिंदी की उपभाषाएं क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो हिंदी की जो उपभाषाएं टोटल 5 है, उन 5 के बारे में जानेंगे। पहले नंबर पे आपको आती है पश्चिमी हिंदी। इसके अंदर कौन कौन से, देखिए 5 भाषाएं उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं हिंदी में। 5 उपभाषाएं और 18 प्रकार की बोलियां हैं हिंदी की उपभाषाओं में, ठीक है। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में देखेंगे तो इसमें आपका ब्रज क्षेत्र में जो आप बोली जाती है उसको बोलते हैं ब्रज, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ब्रज हो गया खड़ी बोली, ये आपका ब्रज हो गया खड़ी बोली होगी। इसके बाद आपका आता है 2 और बची, कन्नौजी और बुंदेली और बांगरू। खड़ी बोली के बाद आपका कन्नौजी आता है, कन्नौजी में जो बोला जाता है। एक आपका आता है बांगरू, और एक आपका आता है बुंदेली। ये जो भाषाएं हैं 1 2 3 4 5 ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है पूर्वी हिंदी। अब देखेंगे पूर्वी हिंदी में क्या आता है। इसमें जो आपका आ जाएगा अवधी भाषा जो होती है आपकी, अवधी हो गया आपका बघेली और छत्तीसगढ़ी।
ये क्या है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर तीसरा हमारा होता है बिहारी हिंदी। इसमें देखिए भोजपुरी, मगही और मैथिली 3 भाषाएं आती हैं। ये 3 जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। चौथी उपभाषा हमारी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी में देखेंगे तो इसमें आ जाता है मेवाती, मेवाती हो गया आपका, मालवी, मरवाड़ी, और एक आपका बच गया जयपुरी। ये आपके राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। एक लास्ट आपका है पहाड़ी हिंदी, 5वां जो भाषा इसका है। पहाड़ी हिंदी में देखेंगे तो आ जाएगा आपका गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। ये आपका पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। टोटल 5 उपभाषाएं आप 18 बोली हैं, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की, ठीक है। तो इसके बाद आप चेक करेंगे हिंदी में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला जो समाचार पत्र था उसको हम उटंड मार्तंड के नाम से जानते हैं। ये 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर इसके संपादन थे, उन्हीं के नेतृत्व में इसका प्रकाशन हुआ था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, ये पश्चिमी हिंदी है, इसका जो आपका जन्म एक तरह से जो हुआ वो किस अपभ्रंश से उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। सौर सैनी, एक सौसनी अपभ्रंश है और एक आपका अर्धमागधी है, ठीक है। ये अपभ्रंश है। सौसनी अपभ्रंश से आपके पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। और इससे आपका जो अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो अर्धमागधी से आपका पूर्वी हिंदी का विकास हुआ और सौसनी अपभ्रंश से आपका पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। ये तो हुआ आपके हिंदी के बारे में, ठीक है, हिंदी का इतिहास जो था उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो हिंदी का वर्णमाला होता है उसके बारे में, ठीक है।
वर्णमाला में भी कौन पढ़ेंगे हम, गैर सरकारी, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे जो भाषा की जो न्यूनतम आपकी जो इकाई होती है वो आपकी क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनियों से मिलकर ही आपके वर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। तो भाषा की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी, आपकी ध्वनि हो जाएगी, और ध्वनियों से मिलकर आपके वर्ण का निर्माण होगा, ठीक है। जिसको हम लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका, ध्वनि हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, ध्वनियों से मिलकर वर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। और तीसरा इसमें पॉइंट चेक करेंगे हम, भाषा की न्यूनतम लिखित भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि है, ठीक है। भाषा की न्यूनतम लिखित इकाई क्या होगा आपकी, वर्ण हो जाएगी, ये लिखित आपका हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट और है, न्यूनतम सार्थक इकाई जो आपको हो जाएगा। भाषा की न्यूनतम सार्थक इकाई जो आपका हो जाएगा वो आपका शब्द हो जाएगा। एक पॉइंट और इसमें ऐड करते हैं, भाषा की न्यूनतम व्यवहारिक इकाई। ये आपका वाक्य हो जाएगा। व्यवहारिक इकाई में बोलचाल की भाषा, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये थोड़ी बोलेंगे आ बड़ा छोटा, वर्ड से तो स्टार्ट करेंगे नहीं, शब्द से भी नहीं स्टार्ट करेंगे। अब खाना पीना ऐसे शब्द से में थोड़ी बात करेंगे, वो वाक्यों में बात करते हैं, कैसे हो, कहाँ जा रहे हो। तो व्यवहारिक में जो आपका भाषा का न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगा, वाक्य होगा, वो दो लोग आपस में वाक्यों के रूप में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम शुरू करते हैं वर्ड क्या होता है, वर्ड के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके जो गैर सरकारी होते हैं इसमें टोटल 52 वर्ड होते हैं, ठीक है, 52 होता है। वर्णमाला को दो पार्ट में डिवाइड किया गया आपका, स्वर और व्यंजन। हम गैर सरकारी पढ़ रहे थे, इसमें आपके 11 स्वर होते हैं और 41 प्रकार के व्यंजन होते हैं इसमें, ठीक है। स्वर में देखेंगे तो कौन से हो जाएंगे आपके, छोटा, री,
काउंट करिए आप, 11 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11, 11 टोटल स्वर हो गए, ठीक है। बाकी जो बचेंगे वो 41 वो आपके व्यंजन हो जाएंगे। इसमें एक चीज और होता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार चेक करेंगे तो इसमें एक होता है, वो कौन सा होता है आपका, ये वाला जो होता है अंगा, ये आपका क्या होता है अनुस्वार में आता है, ठीक है। और एक आपका होता है विसर्ग, विसर्ग चेक करेंगे ये भी एक होता है। और ये जो आपका होता है ये आपका विसर्ग में आता है, ठीक है। ये तो हो गया स्वर के बारे में। अब पढ़ेंगे हम व्यंजन। अब व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ये भी अलग अलग जगह से ये इनका उच्चारण होता है हमारे शरीर में, तो उसी हिसाब से इनको अलग अलग तरीके से भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे का वर्ग, ठीक है। इनको हम कंठस्थ बोलते हैं, ठीक है। तो का वर्ग जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कंठ, कंठस्थ या कंठ व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, का, खा, गा, घा, ला, ठीक है। ये जो हमारे कंठ से इनका उच्चारण होता है इसलिए हम कंठस्थ, कंठ मतलब गला, गले से इनका उच्चारण होता है इसलिए हम कंठस्थ व्यंजन इनको बोला जाता है। ये का वर्ग को कंठ व्यंजन बोला जाता है, कंठस्थ व्यंजन बोला जाता है। अगला जो आपका होता है चा वर्ग, ठीक है। चा वर्ग हमारा गला में, गले के ऊपर जाएगा क्या आपको मिलेगा, तालु मिलेगा, ठीक है। तो अगला जो गले के बाद क्या आता है आपका, तालु आ जाएगा, तालव्य। तो इनको हम एक नया नाम देते हैं तालव्य व्यंजन। चा वर्ग जो होता है इनका उच्चारण वो तालु से होता है, जब जीभ को आप अपने तालु से टच करते हैं तभी इनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होता है, इसलिए इनको हम तालव्य व्यंजन कहा जाता है। चा वर्ग जो आपका होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चा, छा, जा, झा और या, ये क्या आपका हो जाएगा, तालव्य व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हमारा आता है टा वर्ग, ठीक है। टा वर्ग आ गया, देखिए हम गले से, गले के बाद कहां पहुंच गए, ताल पे पहुंच गए, ठीक है। ताल के बाद हमारा क्या आ जाएगा, जीभ, जब जीभ को आप अपने तालु से टच करते हैं ना तो उसमें जो आपका प्रोनाउंसिएशन होता है उसको हम मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है। तो टावर को हम एक नया नाम दे देते हैं, मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। ये टावर जो हम आता है इसको हम मूर्धन्य व्यंजन बोल देते हैं, ठीक है। मूर्धन्य, ये मूर्धा, मूर्धा भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, मूर्धन्य भी लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो से आप कंफ्यूज मत होइएगा, टावर जो होगा मूर्धन्य या मूर्धा व्यंजन में आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, टा, ठा आपका हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा, और आपका एक और हो जाएगा, इससे पहले बड़ा को बना लेते हैं, ये हो जाएगा टावर का हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचता आपका टावर, ठीक है। तो आपका गला हो गया, तालु हो गया, जीभ हो गया, अब क्या बचा आपका दांत, आगे आगे तो क्या मिलेगा दांत, तो इसको हम दंत, ठीक है, दंत व्यंजन इनको बोलते हैं, जो टावर का आपका होता है।
तो ये क्या हो जाएगा आपका ता, था, दा, धा और आपका हो जाएगा ना। ये क्या आपके हो जाएंगे दंत व्यंजन, ठीक है। अब दांत हो गया, इसके आगे आपको आगे क्या मिलेगा, आपको ऊँट आपको मिलेगा, ये टावर बजेगा। फिर आपका बचेगा पावर, पावर हो जाएगा। इनका जो दांत के आगे क्या मिलेगा आपको ओष्ठ मिलेगा, ठीक है। तो इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ये इनका निक नाम है ओष्ठ। ये आपका कौन सा हो जाएगा पावर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका पा, फा, बा, भा और आपका हो जाएगा मा। ये क्या आपका हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका क्या बचता है, एक बचता है आपका यारा ला हुआ, ठीक है। एक आपका अलग टाइप का होता है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है आपका या, रा, ला और वा, ये आपका अंतस्थ व्यंजन में आता है, ठीक है। इसके बाद एक आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में देखें तो क्या मिलेगा आपको बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा, ये आपको हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। इसके बाद बचता आपका एक लास्ट संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका ये कच्छा वाला छा, त्रे, ज्ञा और आपका श्रा, ये आपका होता है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के सहयोग से इनका निर्माण होता है, ठीक है। एक आपका और बचता है इसमें उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, उसके बारे में हम जान लेंगे। तो इसको मिटा देते हैं पहले। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, इसमें दो केवल होते हैं आपके, ये आपका होता है और आपका ये होता है। ये दोनों उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया गैर सरकारी में टोटल हो गया, ठीक है। अब इसमें सरकारी में क्या होता है देखेंगे। भाई जो सरकारी वर्णमाला है, सरकारी वर्णमाला में 3 वर्णों का यूज नहीं होता, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, एक आपका ये हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ये, और तीसरा आपका हो जाएगा ये। तो सरकारी में इन तीनों को स्थान नहीं देगा। सरकारी जो वर्णमाला आप देखेंगे तो उसमें ये तीनों वर्ड आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो टोटल हमारे पे गैर सरकारी में 52 होते हैं, तो ये 3 जब हटा देंगे तो उसमें कितने बचेंगे आपके 52 से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको 49 आपके वर्ड मिल जाएंगे। आपके जो सरकारी वर्ड माला होता है उसमें 49 हो जाएंगे और गैर सरकारी में 52 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया पूरा वर्णमाला, ठीक है। इसके बाद हम हिंदी में ये व्याकरण का नया हमारा टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे हम। तो अगले वीडियो में हम संज्ञा क्या होती है, हिंदी वर्णमाला में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संज्ञा, उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ेंगे।